हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है वो है 3D पे वेक्टर कंप्लीट कर चुके हैं। और अगर मैं जेई की बात करूं तो सबसे स्कोरिंग टॉपिक जो है वो है वेक्टर एंड 3D, और उसमें भी 3D स्पेशली, क्योंकि ज़्यादातर टाइम 3D के दो क्वेश्चन आते हैं। और ये जो वीडियो बनाया जा रहा है ये हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है, और ये रिकॉर्डेड वीडियो है होने वाला है। तो देखिए बच्चा, इसमें जो भी आप क्वेश्चन देखेंगे तो पहले क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिए 3 मिनट तक। भाई आपको नंबर चाहिए तो सीधा रूल बता रहा हूं, अगर आप जो भी क्वेश्चन इसमें देखिएगा 3 मिनट तक पहले उसको ट्राई कीजिए, उसके बाद ही आप वीडियो देखेंगे। और अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो 3D के क्वेश्चन चाहे कैसा भी हो, चाहे वो जेई एडवांस लेवल का ही क्यों ना हो, वो आप कर पाएंगे। और अगर आप परेशान हो चुके हैं वीडियो देख देख के, 1 शॉट 2 शॉट पूरे सब कुछ आपने देख लिया, फिर भी अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो एक बार ये वीडियो जरूर देख लें, चाहे आप हिंदी मीडियम हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम। सर हमें पहले से कुछ नहीं आता, कोई ज़रूरी नहीं है, छोटा मोटा कुछ चीज़ वेक्टर का यूज होगा। वेक्टर का तो देखो थोड़ा बहुत यूज होगा ही, तो वो चीज़ें मैं बता दूंगा। पर हाँ, अगर आप पूरे शिद्दत से ये वीडियो देखते हैं तो चाहे क्वेश्चन का लेवल कुछ भी कर दें। क्यों? क्योंकि देखिए दो तरीके होते हैं। एक तरीका है कि ऑफलाइन कोचिंग्स में होता है, वो ये होता है कि जेई मेन प्लस जेई एडवांस दोनों का एक साथ खिचड़ी पढ़ाया जाता है। तो उससे दिक्कत क्या है ना, जो थोड़े से बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं तो उन बच्चों को उन लेक्चर से बेनिफिट नहीं होगा। क्योंकि जैसे मान लो 3D के 10 घंटे की वीडियो है, तो 10 घंटे की वीडियो है जिसमें जेई मेन जेई एडवांस दोनों मिक्स हैं, और अच्छे टफ वाले क्वेश्चन और फालतू की बकवास भी खूब है। तो वहां से आप करोगे तो आपको 10 घंटे लग जाएंगे, फिर आपको लगेगा कि यार ये तो समझ ही नहीं आ रहा, उसमें प्रूफ भी हो जाएंगे, बहुत सी चीज़ें हो जाती है। तो वो चीज़ है। एक दूसरा पढ़ाने का तरीका होता है कि 1 शॉट की 1 घंटे 2 घंटे में पूरा 3D खत्म कर दो। तो उसमें देखो मोस्टली वो लोग क्या कराते हैं, या जो भी टीचर कराएगा वो क्वेश्चंस कराएगा, वो भी सी बात है। अरे 7 8 एक क्वेश्चन कंप्लीट होंगे, तो 7 8 कंप्लीट क्वेश्चन हुए तो उससे कैसे आपका सिलेक्शन हो जाएगा भाई? अरे कम से कम 15 तो पेपर ही आते हैं जेई मेंस के आजकल। अरे 10 15 शिफ्ट में एग्जाम होती है, तो 10 15 तो एग्जाम में पेपर ही आ जाते हैं। तो भाई अगर 1 घंटे में कराओगे तो वो 15 स्लाइड ही कंप्लीट नहीं होगी। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हर स्लाइड से एक क्वेश्चन आने वाला है। तो ये दोनों के एक बीच का तरीका अपन ने निकाला है, जिसमें अपन सब कुछ कवर करेंगे, पूरा थ्योरी पार्ट कवर करेंगे। और इसमें चीजें जो देखो, टाइम सेव कहाँ पे करते हैं अपन, एक तो यहाँ पे टाइम सेव कर लेंगे कि भाई प्रूफ नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो कई बार एवरेज जो बच्चा होता है उसको कंफ्यूज भी कर डालते हैं, तो इसलिए वो नहीं बताए जाएंगे। तो वहां से टाइम सेव होगा। और दूसरा, जैसे कुछ चीजें हैं जिनको अपन ऐसे फील ले ले कि अरे ये वो, तो ये वाली चीजें मैं नहीं कराऊंगा, तो वहां से टाइम सेव हो जाएगा। और दूसरा बात है, जो क्वेश्चंस अपने हैं वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो कि सभी कंसेप्ट को कवर भी करेंगे और कम से कम टाइम में हो जाएगा। तो ये चीज है। तो अगर सर ये तो सभी बोलते हैं कि ये वीडियो देख लो तो सब हो जाएगा, तो भैया अगर इस वीडियो के बाद नहीं हो रहा हो तो मैं तो बोलता हूँ ऐसी चीज़ें पे विश्वास करना बंद कर दो, है ना। तो ये सबसे, अगर मेरे को पूछे कि सर जेई मेन का एग्जाम है मेरे पास 3 4 दिन बाद, सर मेरे को एक वीडियो बता दो जिससे क्वेश्चन आ जाएंगे, तो वो ये वीडियो है 3D वाली। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, इसमें क्या है ना भाई, क्या चेंज करेगा, क्वेश्चन मोस्टली सेम ही रहेगा, तो इसलिए कुछ चेंज वेंज का ज़्यादा डेफिनेशन होता नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं, है ना, अच्छे से। बाकी पहले बोल दिया मैंने, क्वेश्चन कोई भी हो उससे पहले आप थोड़ा सा वो ध्यान से देख लेंगे आप। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये है पहला, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम वही होता है जो पहले करते हो। यहाँ पर हिंदी गायब हो गया भाई। तो देखिए बच्चा, ये है आपका एक्स एक्सिस, ये मैं बना रहा हूँ वाई एक्सिस को इधर बना रहा हूँ भाई, और जेड एक्सिस को मैं इधर बना रहा हूँ। ठीक है, अब आपका रूम बनाते हैं। जिस रूम में आप बैठे हुए हो ध्यान से सुनना, वही रूम मैं यहाँ बना रहा हूँ। तो ये ऐसे चला, फिर मैं ऐसे चला, फिर मैं ऐसे चला, तो ये आपके रूम का फ्लोर हो गया। ये आपके रूम का मैंने फ्लोर बना दिया बच्चे, आपके रूम का क्या बन गया है? फ्लोर बन गया। ठीक है। अरे जिस कमरे में बैठे हो उसका आंगना है, हाँ? तो ये आपके रूम का फ्लोर हो गया। ये आपके रूम का क्या बन गया है? फ्लोर बन गया। ठीक है। अरे तुम्हारे, अरे जिस कमरे में बैठे हो उसका आंगना है, हाँ? तो ये आपके रूम का फ्लोर बन गया।
ठीक है, आ जाइए अब बनाते हैं इसका रूफ। अरे छत बनाते हैं तुम्हारी दीवार की, तुम्हारे रूम का छत बनाते हैं। तो छत बन गया, ये बन जा भाई। तो ये छत बन गया है, ठीक है। अब इसको ज्वाइन कर देते हैं, अब इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो ये तुम्हारा रूम पूरा बन के रेडी हो गया है। तो ये रूम तुम्हारा बन के रेडी हो गया है। तो देखिए इसमें ये वाला क्या है, ये तुम्हारे रूम का क्या है, फ्लोर। अरे समझते ना यार, नीचे वाला चीज ये वाला, ये ये जो अलग कलर में है ये क्या है, टॉप है अपने रूम का। तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। मतलब 2D और 3D में इतना ही डिफरेंस है कि 2D में एक्स और वाई दो ही चीजें होती थी, यहाँ पे तीन चीजें हैं, यहाँ पे तीन चीजें हैं। और ये बताने के पीछे का राज ये है कि कई बार सिंपल क्वेश्चन आ जाता है और उस पर भी बच्चे फंस जाते हैं। तो ऐसा ना हो इसलिए ये क्वेश्चन अपन लिया है। तो इसमें जैसे मान लो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट में ले लेता हूँ पी एक्स कोमा वाई कोमा जेड, ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई कोमा जेड है। तो मुझे ये बताओ एक्स एक्सिस वाला पॉइंट क्या होगा, एक्स एक्सिस वाला पॉइंट क्या होगा। तो एक्स एक्सिस पे कौन कौन जीरो होगा, अरे वाई और जेड तो जीरो होंगे ना एक्स एक्सिस पे। तो ये एक्स को वाई एक्सिस वाले पे एक्स जीरो होगा, वाई कुछ होगा और जीरो, जेड भी जीरो होगा। जेड एक्सिस वाले पे जीरो जीरो जेड, ठीक है। अब ये पॉइंट आता है अपना एक्स वाई प्लेन वाला, एक्स वाई समतल का पॉइंट। ये कहाँ पे बच्चे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये पॉइंट है एक्स वाई प्लेन में। तो इसके क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा एक्स, वाई कोऑर्डिनेट वाई, पर जेड जीरो। एक्स वाई जो तुम्हारी रूम का फ्लोर है, अरे बच्चे वहां पे हाइट तो कुछ है नहीं ना, जेड तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइट को। तो इस कॉर्नर की हाइट तो जीरो है ना। अरे तुम्हारे रूम में ये तो जानते हो ना यार। और ये तो ओरिजिन है ही बच्चा, ये तो ओरिजिन है, इसको तो क्या है, जीरो 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 है ना। ये तो ओरिजिन है भाई, इसमें तो कोई इश्यू नहीं है ना, जीरो जीरो जीरो। तो जे ये एक्स वाई समतल में, एक्स वाई प्लेन में जो पॉइंट है इसका एक्स वाई जीरो, मतलब कोई पॉइंट है उसको अगर अपने को लाना है एक्स वाई प्लेन में तो उसका जेड कोऑर्डिनेट जीरो कर देना। और ऐसे ही बच्चा ये पॉइंट है, ये कौन से प्लेन में, एक्स जेड, एक्स जेड में है तो इसका वाई कितना होगा, जीरो। और ये पॉइंट किस में है, ये पॉइंट किस में है, वाई जेड। तो जीरो वाई और जेड, जीरो वाई और जेड, जीरो वाई और जेड। देख लो, ढंग से देख लेना एक बार इसको, एक बार ढंग से देख लेना इस चीज को। हाँ, फिर अपन ने सेम चीज लिखी है, सेम चीज लिखिए। देखो पॉइंट पी के लिए, जो बिंदु पी है अपने, इसके लिए इसकी कहां से डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तुम ट्राई करो, देख इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। अब एक्स एक्सिस से कौन सी डिस्टेंस होगी, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी बच्चा। लंबवत तो कौन सी होगी, वो ये क्या, तो ये एपी की बात कर रहा है क्या, ये एपी की बात कर रहा है क्या, तो एपी की बात कर रहा है। अब एपी में क्या लगाओगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। अरे सर डिस्टेंस फॉर्मूला आपने बताया ही नहीं है, ऐसा है। अरे तो देखिए 3D में मोस्टली फॉर्मूले वही लगेंगे जो 2D वाले होंगे। 2D में फॉर्मूला था x माइनस एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का रूट। तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी हो जाएगा, सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी हो जाएगा। तो x माइनस, देखो तो क्या आएगा, एक्स एक्सिस एपी चाहिए तो x वाला तो x माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर प्लस। तो देखिए एक्स एक्सिस से पॉइंट पी का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मतलब अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस चाहिए तो कौन, वाई और जेड आएगा उसमें। तो अब मुझे बताओ वाई एक्सिस से डिस्टेंस भी चाहिए होगा तो क्या आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा। या समझ गए। तो ये अपने को याद रखना है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना आएगा, ये अपने को याद रखना है। ऐसे ही बच्चा इसने पूछा है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई समतल से डिस्टेंस, प्लेन से एक्स वाई प्लेन। तो ये वाला जो ये व्हाइट वाला, ये इससे डिस्टेंस ये इसकी। तो ये क्या हो गया बच्चा, ये इसको बी नाम दे देते हैं। तो बी पी क्या, अरे इस पॉइंट को यहां तक लाओगे, इस पॉइंट को यहां तक लाओगे तो ये बी आ जाएगा। इनमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, तो ये बी पी, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए। तो ये जीरो 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 स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये तो मॉड जेड, ये मॉड जेड आ जाएगा। समझ गए क्या। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए,
कई बार सिंपल क्वेश्चन इसी पे बेस्ड आ जाता है। तो ये बात बहुत अच्छे से नहीं, बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। मॉड जेड, एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस मॉड जेड, तो सिमिलरली दूसरे से भी लिख सकते हो आप। तो ये चीज है, इसका एक और जगह मैं आगे कराऊंगा, बस ध्यान रखना ऐसे ही अपन कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं ना। आगे चलते हैं फिलहाल तो। आ जाइए, तो जो 2D के फॉर्मूले होते हैं वो 3D में भी लगते हैं। जैसे दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, अरे दो बिंदुओं के बीच का डिस्टेंस है, तो P और Q के, पी क्यू क्या होगा, पी क्यू वही होगा बच्चा जो पहले होता था। देखिए x1 माइनस x2 होता था, प्लस y1 माइनस y2 होता था, प्लस z1 माइनस z2 होता था। क्या क्या ये बात समझ में आता है? ये वाला तो समझ में आता है ना भाई? अरे ये होता था, बिल्कुल होता था। अब देखिए विभाजन सूत्र भी वही होगा भाई। अगर यहाँ पे P है कोई x1 y1 z1 और यहाँ पे कोई Q है x2 y2 z2, तो वही पी क्यू को m रेशियो n में इंटरनल वाला, मान लो इंटरनल का फॉर्मूला लिखना है तो वही होगा ना, ये इससे मल्टीप्लाई m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। याद आया? याद आया? अरे याद आया, वही फॉर्मूला है यार। और फिर m और y2, y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए n y1, ये दो तो होते ही होते थे, बस इसमें एक तीसरा एक्स्ट्रा आ जाएगा m z2 प्लस n z1 अपॉन m, ये एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, ये एक एक्स्ट्रा आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। अब मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, पी क्यू का मध्य बिंदु मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट वैसे पहले निकालते थे वैसे ही है यार। मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, पी क्यू का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू, निकालते थे वही ना, और z1 प्लस z2 बाई टू। अरे सेम ही तो होगा, बस z1 प्लस z2 एक्स्ट्रा आ जाएगा। फिर बात आती है उनकी ट्राइंगल के सेंटर्स की, तो ए बी सी है तो वो भी सेम ही रहेंगे बच्चा। जी निकालना है, इसका सेंट्रोइड निकालना है, तो वही x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई थ्री, समझ गए क्या? y वाला भी सेम z वाला, और जो इन सेंटर है, ऑर्थो सेंटर है, सरकम सेंटर है, सब सेम रहेंगे। तो ये तो स्ट्रेट लाइन में बहुत अच्छे से किए हैं, 2D की स्ट्रेट लाइन में, तो यहाँ वापस अपन बकवास नहीं करेंगे। और इनफैक्ट मैंने वेक्टर में भी थोड़ा सा आपको हिंट दिया था कि क्या क्या होता है, और एक दो अच्छा क्वेश्चन भी कराया था। तो ठीक है, ये देखिए डिस्टेंस फॉर्मूले, सेक्शन फॉर्मूले सेम टू सेम, डिट्टो सेम, जैसे 2D में थे, बस एक जेड कंपोनेंट इसमें ऐड हो जाएगा, जेड वाला एक एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, बाकी एग्जैक्ट सेम है। सर ये तो इंटरनल वाला है ना, एक्सटर्नल वाला, अरे सेम ही होगा भाई, ये विभाजन वाले में माइनस आ जाएगा, बस क्लियर है। तो एग्जैक्ट सेम होगा। क्या ये बात समझ सकते हैं? बिल्कुल। और देखिए बच्चा, ये रिकॉर्डेड वीडियो है, ध्यान दें। तो अब देखो क्वेश्चन आते ही 3 मिनट ले लो, क्वेश्चन का आंसर बता दो। हाँ, बकवास करी तो भाई तुम्हारे नंबर जा रहे हैं। और इनफैक्ट ये वीडियो दूसरी बार रिकॉर्ड हो रहा है तुम्हारे लिए स्पेशली। अरे सुन लो यार, स्पेशली तुम्हारे लिए वापस रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, है ना। और तो अब समझ जाओ, इतने भी तो समझदार होंगे। तो बताइए, 3 मिनट ले लीजिए, 3 मिनट ले लीजिए। रे 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 भाई, ऐसे ऐसे 3 मिनट में हो जाना चाहिए। हाँ, बकवास मत करो, बकवास मत करो, ले लो। हर क्वेश्चन के लिए ध्यान में रखना है। तो देखिए, अगर आपने 3 मिनट ले लिया, इफ पी एंड क्यू आर द फोटो परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस टू एक्स वाई प्लेन एंड दिस इज, तो देखिए बच्चा, ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये वाई, ये पी पॉइंट है, नहीं ये पॉइंट दिया है 12 3 4, कोई एक पॉइंट है ये, इससे पी क्या है, फोटो परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस ऑन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन पे आना है, यहां से आपको एक्स वाई प्लेन पे जाना है जनाब। यहाँ पे पी पॉइंट है, तो एक्स वाई प्लेन पे जाने के लिए आपको एक्स वाई प्लेन मतलब जेड जीरो होगा, एक्स वाई प्लेन का मतलब है जेड जीरो होगा, तो 12 3 और 0। ये तो देखिए बच्चा, एक्स वाई समतल में जाने के लिए जेड का निर्देशांक 0 होगा। अरे भाई तुम्हारे रूम के, अरे फ्लोर पे आ गए, फर्श पे आ गए, अरे जमीन पे आ गए, और कहाँ आओगे यार। तो जेड का वैल्यू तो 0 रखना पड़ेगा ना, अगर आपको एक्स वाई प्लेन माना। अरे एक्स वाई तुम्हारे, अरे भाई रूम की ये ऊंचाई थी कुछ, इसको नीचे यहीं लाना पड़ेगा ना।
हाँ, तो जेड का वैल्यू 0 है। और ऐसे ही फिर अगर आपको यहां से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालना है कहाँ पे, जेड एक्सिस पे, तो जेड एक्सिस पे ये डाल दो। तो ये क्यू पॉइंट, अब जेड एक्सिस पे तुम्हें पता है एक्स निर्देशांक 0, वाई कोऑर्डिनेट भी 0 एंड जेड, जेड का वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगा। अब निकालना है पी क्यू, तो पी क्यू तो बहुत आसान है, पी क्यू डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए बच्चे, दिस माइनस दिस 12 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4/2, तो ये 30 है। समझ गए क्या? तो ये फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, दोनों शानदार क्वेश्चन बनाया गया, ठीक है पक्का? ओके देन ओके, आ जाइए, तो आ जाइए। डिस्टेंस, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज, दिक कोसाइन एंड दिक अनुपात, और ये बहुत गजब की चीज है। कैसे है गजब की? देखो, अपने को ये 3D में दो ही चीजें करनी है, एक तो इक्वेशन ऑफ लाइन और इक्वेशन ऑफ प्लेन, और इनका दो फॉर्म होता है, एक कार्टेशियन फॉर्म और एक होता है वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर से 3D में जाना, 3D से वेक्टर में आने के लिए ये क्या होंगे, या ऐसा बोलूं मैं, जैसे देखो डायरेक्शन को देने के लिए, अरे डायरेक्शन बताना होता था, अगर किसी वेक्टर का अपने को डायरेक्शन बताना होता था, दिशा बतानी होती थी, तो वहां पे अपन यूनिट वेक्टर काम में लेते थे, वेक्टर के लिए यूनिट वेक्टर काम में लेते थे। तो पर 3D में अगर मुझे किसी वेक्टर का डायरेक्शन बताना है तो मैं यूज लेता हूं डायरेक्शन कोसाइंस को। और अब देखो इनके प्रूफ सब कुछ होते हैं, सब कुछ आते हैं, जब जेई एडवांस की डिटेल क्लास में हम पढ़ाते हैं तो सब कुछ आते हैं, पर यहाँ पे मैं वो बकवास नहीं करूंगा आपके लिए ना। तो देखिए बच्चा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस, और ये एक पॉइंट पे, अगर इसको अपन यहां से मिला दें, ये एक पॉइंट को, ठीक है, ये कहीं पे ऊपर है, ऐसा नहीं है यहीं पे, और इसकी ओरिजिन से मिला दें तो ये ओपी। तो अब जो अगर ये अल्फा एंगल इससे बना रहा है, इसकी पॉजिटिव एक्सिस से अल्फा, इसकी पॉजिटिव एक्सिस से बीटा, और इससे गामा एंगल बना रहे हैं, तो एल बराबर कॉस अल्फा, एम बराबर कॉस बीटा, और एन बराबर कॉस गामा, इनको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन को डीसी लिखेंगे, अरे दिक को जाए, इनको क्या लिखेंगे, डीसी, डायरेक्शन कोसाइन इनका नाम होता है। मतलब जो एंगल अल्फा बीटा गामा बनाते हैं, अगर ओपी ये जो वेक्टर है, जो पोजीशन वेक्टर है, ये अल्फा बीटा और गामा एंगल बनाता है, तो एल बराबर कोस अल्फा, एम बराबर कोस बीटा, एम बराबर कोस, ये जो तीन चीजें इनको डायरेक्शन कोसाइन। और इनका और ओपी वेक्टर का क्या रिलेशन है, तो वो रिलेशन ये आता है, ओपी कैप, ओपी का टोपी बराबर एल आई प्लस एम जे प्लस एन की, ये इनमें रिलेशन कि अगर आपको देखिए इस लाइन की आपको डायरेक्शन बतानी है वेक्टर में, वेक्टर में अगर आपको इस लाइन का डायरेक्शन बताना है तो आप ओपी कैप से बनाते हो, पर अगर 3D में आपको डायरेक्शन बताना है तो आप बताओगे कि इसकी डायरेक्शन कोसाइन क्या है, एल एम एन इसकी डायरेक्शन कोसाइन। अगर आप वेक्टर में इस ओपी वेक्टर का डायरेक्शन बताओगे तो ओपी कैप से, पर अगर 3D में तो आप बोलोगे कि ओपी की डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन है। और बेस्ट बात क्या है, अगर किसी भी वेक्टर के लिए डायरेक्शन कोसाइन चाहिए तो उसका यूनिट वेक्टर निकाल लो, फिर आई जे और के जो कोफिशिएंट होंगे वो ही उसके डायरेक्शन कोसाइन होंगे। सबसे सुंदर तरीका कि अगर आपको चाहिए किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइन तो उसका यूनिट वेक्टर निकाल लो, और जो आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट होंगे, गुणांक होंगे, वो ही आपका डायरेक्शन कोसाइन दिक्को जे होंगे। और दूसरी अच्छी बात, अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1, इसका मैग्नीट्यूड आएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का अंडर, तो वहां से आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। क्या ये समझ में आती है? डायरेक्शन कोसाइन ये होती है, इसको इससे रिलेटेड है, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर 1 होता है, मतलब कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा हमेशा ही 1 रहेगा।
अब ये जो डायरेक्शन कोसाइन है ये दिखेंगी कैसी? अगर तुम एल एम एन के कोई टिपिकल वैल्यू लेते हो कोई भी, अरे एक अगर एग्जांपल लेते हैं अपन, एक एग्जांपल लेते हैं तो ये ऐसे दिखेंगे बच्चे, -1/√6, 2/√6 और 1/√6, ऐसी ये दिखी। ये यार गंदा लग रहा है, बहुत गंदा लग रहा है। और तुम यह ध्यान से देखना, अगर डायरेक्शन कोसाइन है ना तो वो यूनिट वेक्टर से आती है, तो इनकी स्क्वायर का सम 1 होना चाहिए, इनको जोड़ोगे तो 1 आना चाहिए, तो वो ऐसी ही दिखेंगी। गंदा है, अच्छा तो नहीं है, अच्छा तो नहीं लग रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा है सर, अच्छा लग ही नहीं रहा है सर, अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा है सर। तो भैया इनको कोई बोला यार थोड़ा सा तो सुंदर बना दो इनको, अरे थोड़ा सा तो सुंदर बना दो, कोई कोई बोला इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो। तो इनको सिंप्लीफाई करना है तो √6 से मल्टीप्लाई कर दो, -1 2 1। अब कुछ होते हुए पहले वाला माइनस नहीं होना चाहिए। और अब भाई कुछ लोग बोलते हैं कि स्टार्टिंग का माइनस नहीं होना चाहिए, अच्छा नहीं लगता। अरे कुछ लोग तो गाड़ी चलाते हैं ना, तो पहले वो आगे ही लेते कि नहीं ब्रेक नहीं दे सकते आप स्टार्टिंग, पहले आगे चलाओ थोड़ा फिर पीछे चलाओ, अरे क्या फर्क पड़ता है इन चीजों से ना। तो इसलिए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर पहला पहला माइनस नहीं, पहला पहला माइनस नहीं, तो इसलिए इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, 1 ये -2 और ये -1, सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऐसे आ जाएंगे। कोई बोलेगा मुझे तो इवन नंबर्स पसंद है, मुझे तो इवन नंबर्स पसंद है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, -2 4 और 2। तो बेसिकली इसको सिंप्लीफाई करने के बहुत से तरीके हैं, और इनफैक्ट ऐसा अपन किस में कर सकते हैं, रेशियो। अरे अनुपात होता है तो उसको अपन किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी संख्या से डिवाइड कर सकते हैं, तो इनका नाम हो जाता है डायरेक्शन रेशियो, दिक् अनुपात। नाम समझते हो ना, रेशियो का मतलब है उनको अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये तो डायरेक्शन कोसाइन थी, पर ये है जो इसके करेस्पॉन्डिंग, ये भी डायरेक्शन रेशियो, ये भी डायरेक्शन रेशियो, ये भी डायरेक्शन, मतलब इनको अगर आप सिंप्लीफाई कर लेते हो, सुंदर ले आते हो, तो इनका नाम हो जाता है डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो। तो बेसिकली देखो, और डायरेक्शन रेशियो को लिखते हैं किससे, इनको तो लिखते हैं अपन जनरली एलएमएन से, इनका नाम होता है एलएमएन और इनका नाम होता है एबीसी, इनका नाम होता है एबीसी। यहां तक समझ में आता है? तो ये एलएमएन के मान है, ये एबीसी के मान है। तो देखो अब दो ही चीजें का क्वेश्चन आएगा, अगर एलएमएन गिवन हो, एलएमएन गिवन तो एबीसी कैसे लाएंगे, तो एबीसी कैसे होंगे, अगर एलएमएन गिवन तो फिर एबीसी कैसे आएंगे, अगर ये कैसे आएंगे, तो ये तो इसको इसको किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी लेमडा से मल्टीप्लाई कर दो, लेमडा एल लेमडा एन लेमडा एन, किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको एबीसी गिवन है, ये गिवन है, और आपको सी एल एम एन, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। अगर ये चाहिए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। ये कैसे लाएंगे, बाहर लिख दो प्लस माइनस, बाहर लिख दो प्लस माइनस, ऊपर लिख दो ए, नीचे लिख दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी। मतलब ये वैसे होता है जैसे यूनिट वेक्टर होता है, सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है क्या? ऐसे डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन लाना, ये है, ये बहुत ही सुंदर तरीका है, ये बहुत ही सुंदर तरीका है, ये बहुत ही सुंदर तरीका है बच्चे, लाने का ध्यान रखना। देखिए तो ये दो चीजें हैं, अगर ये गिवन है और एबीसी चाहिए तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे ये डायरेक्शन कोसाइन, यहां से अपन ये ले आए, ये ले आए, ये ले आए, इनको किसी से भी मल्टीप्लाई करते रहो तो आ जाएंगे। और ये तो डायरेक्शन रेशियो के बहुत से मान होंगे, पर अगर डायरेक्शन कोसाइन चाहिए तो प्लस माइनस बाहर लगाइए, फिर ए अपॉन ये, बी अपॉन ये, सी अपॉन ए अपॉन ये, बी अपॉन ये, सी अपॉन ये, तो ये होंगे, ये होंगे। ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। और ये चीजें ना थोड़ी सी बोरिंग लगती है, पर अगर आपको पता नहीं हो तो मैं बता दूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म को 3D फॉर्म में, 3D को वेक्टर में बदलने के काम आता है। सर थोड़ा सा तो
अरे रुक रुक, एक और बहुत सुंदर चीज दिखाता हूँ फिर तुम्हें, बहुत सुंदर चीज दिखाता हूँ। देखो इसमें सीधी सीधी बात, ये याद रखना, ये याद रखना, ये याद रखना, ये याद रखना, सब चीजें एकदम सुंदर तरीके से लिखी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। अरे कुछ बच्चे जा चुके होंगे सर, ना ना सर, हमने वीडियो देखा सर, 15 मिनट हो गए सर, ऐसे तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि 3D का क्वेश्चन आएगा और आप 5-7 मिनट 15 मिनट वीडियो देख के कर लेंगे, तो भैया आप जेई मेन की बात तो नहीं कर रहे हैं। आप जेई मेन में तो आपसे कुछ नहीं होगा, टाइम लगेगा, 2 मिनट में मैगी ही बनती है और कुछ नहीं बनता है। तो इसलिए ध्यान दे और थोड़ा सा इज्जत से। और मैं बता दूं यूट्यूब पे क्या चलता है, अगर तुम्हें नहीं पता ना, तो मैंने खुद ही एक वीडियो बनाया था बहुत सुंदर, डिफरेंशियल इक्वेशन का, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। अरे रेखीय वो जो होती है ना तुम्हारी अवकल समीकरण का ना, उसमें श्योर शॉर्ट एक क्वेश्चन आ जाता है उस वीडियो से। उस वीडियो को वो 1 घंटे 20 मिनट का वीडियो, तो उस वीडियो को मुश्किल से 500 लोगों ने देखा है, 500 बच्चों ने देखा है। उसी वीडियो का एक छोटा सा पार्ट, इतना सा 50 सेकंड का पार्ट डाल काटा मैंने और यूट्यूब पे डाल दिया। उस वीडियो को कम से कम 4-5 हजार लोगों ने देखा। अरे जहां से नंबर आने वाले थे उस वीडियो को तो 500 लोगों ने देखा है, और जिससे कुछ नहीं हो सकता, बकवास थी वो 50 सेकंड वाली जिसमें बोला गया था अरे नंबर आ जाएगा, उसको कितने लोगों ने देखा है? 5,000 लोग। तो क्या चाहिए यार, इतने तो सेंसिबल बनो कि 50 सेकंड में अगर 4 नंबर जेई मेंस में आ रहे होते, तो तुम्हें 100 नंबर चाहिए, कितने वीडियो देखने पड़ेंगे? 25 वीडियो देख लो, 25 मिनट में तो आपके 100 नंबर आ जाएंगे। बकवास कर रहे हैं। तो इसलिए ये चीज ध्यान से देखें थोड़ा। तो ये सुंदर चीज है। और कुछ बच्चे अभी तक जा चुके होंगे, अरे क्या बकवास कर रहा है टीचर, तो उनके नंबर नहीं आने वाले जेई मेंस में ना। और अगर जो बने हुए हो, अगर आप अभी तक इसी पे देख रहे हैं, तो मैं तो ये बोलूंगा पूरा देख ले। फिर सभी यही बोलते हैं, तो भाई ये पूरा देखने के बाद विश्वास नहीं हो तो ये जो बोलते हैं उनका विश्वास आप खो दोगे आज के बाद। हाँ, तो देखिए, कन्वर्जन बिटवीन वेक्टर एंड 3D, मतलब वेक्टर से 3D में कैसे जाना है और 3D से वेक्टर में कैसे आना है। अरे 3D से वेक्टर में कैसे जाना है, वेक्टर से 3D में कैसे आना है। तो देखिए, सबसे पहली चीज, जो अपने वेक्टर में यूनिट वेक्टर होता था इकाई सदिश, वो इधर हो गया डायरेक्शन कोसाइन, मतलब वी कैफ इक्वल टू एल आई प्लस एम जे प्लस एन। तो इनका सीधा सीधा संबंध है, मतलब यहाँ पे एल एम एन हो। और जो इधर वेक्टर होता था ये हो गया इसका ए बी सी, मतलब डायरेक्शन कोसाइन। जो वी वेक्टर होता था वो हो गया ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। तो बताऊं यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं आपको, अगर आपको किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन चाहिए तो यूनिट वेक्टर निकाल लेना और आई जे और के उसकी गुणांक ले लेना। अगर आपको किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो चाहिए, दिक अनुपात चाहिए, अगर आपको किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो डीआर डायरेक्शन रेशियो चाहिए, तो वो वेक्टर निकाल लेना और उस वेक्टर के जो आई जे और के कोफिशिएंट या गुणांक है उनको ले लेना। बहुत बड़ी बात बोल दी है, बहुत बड़ी। अगर आपको किसी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, दिक कोजाएं या दिक अनुपात चाहिए, तो वो वेक्टर निकाल लो और उसका यूनिट वेक्टर निकाल लो। यूनिट वेक्टर से आती है डायरेक्शन कोसाइन और वेक्टर से आते हैं डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो क्लियर है? वेरी गुड। तो ये दो बात तो है, समझ में आ गई है, तो बिल्कुल ठीक है। तीसरा बात, पोजीशन वेक्टर, जो स्थिति सदिश होता था, जो स्थिति सदिश होता था किसमें? वेक्टर में, उसको अपन उसमें किसमें 3D में किसमें आ जाते हैं, उसकी जगह आ जाते हैं कोऑर्डिनेट। जैसे आपका घर है भाई, आपका घर है, अगर आप वेक्टर को अच्छा मानते हो, और चलो तुम्हारा रूम है, अगर आपको अपने रूम की लोकेशन बतानी है किसी को और आप वेक्टर को अच्छा मानते हो, तो तुम बताओगे किससे? अरे मेरे रूम का पोजीशन वेक्टर ये है, पोजीशन वेक्टर से ना। और अगर तुम 3D वाले आदमी हो तो अपने रूम की लोकेशन कैसे बताओगे? मेरे रूम के एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट ये हैं, मेरे रूम के एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट ये है। अरे पूरा जो ये तुम्हारा है ना गूगल मैप्स और जितने भी नेविगेशन के सिस्टम है वो सभी इसी पे चल रहे हैं।
हैं? क्या सर, मैथ्स में इतनी बड़ी बड़ी बातें भी होती है? हाँ, पूरा जो तुम लगाते हो ना लोकेशन वोकेशन, अरे उसके घर की लोकेशन, हाँ उसका घर, हाँ तो वो सब इसी से चल रहा है। तो ध्यान रखना इस चीज को ध्यान रखना बच्चा। और हाँ, ये जो है सबसे सुंदर पार्ट, पोजीशन वेक्टर को आर वेक्टर इक्वल टू आप लिख सकते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। और पता है ये कितना पावरफुल है? आपको पता है कितना पावरफुल है? अगर आर वेक्टर की जगह आप ये लिख देते हो तो ये किस में चला जाता है? 3D में। और इसकी जगह अगर आप ये लिख देते हो तो ये किस में चला जाता है? वेक्टर में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज, आपको वेक्टर में जगह जगह आर वेक्टर लिखा मिलेगा, जगह जगह आर वेक्टर लिखा मिलेगा। तो वहां पे अगर आप ये लिख देंगे तो आप 3D में चले जाएंगे सर, अरे हवा में। हाँ, और इसकी जगह ये तो वेक्टर में आ जाएंगे। ठीक है ना? ठीक है, चलो तो ठीक है, आ जाइए आ जाइए। एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन, 2 मिनट ले लीजिए, 2 मिनट ले लीजिए और बताइए इज्जत से। हाँ, इज्जत से बताइए, इज्जत से बताइए क्या आएगा इसका। तो देखिए बच्चा, ये एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। 2 मिनट ले लीजिए, पहले आंसर बता दीजिए, बकवास ना करिए। ये 1 बताइए, एस का वैल्यू 30, कॉस स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसका वैल्यू 3/4। थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आ जाएगा सही ना? ये 1 से 1 कट जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर यार इतने से ज्यादा टाइम लगा रहे हो तो बकवास कर रहे हो। आ जाइए बच्चा, आ जाइए बच्चे। हाँ ये वाला बहुत, अब इस क्वेश्चन में कुछ बच्चे सर कैलकुलेशन है, बहुत बड़ी कैलकुलेशन है सर। अगर मैं बताऊं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ज्यादा कुछ नहीं है। और इस क्वेश्चन के बहुत से फेमस प्रचलित मेथड हैं, और उन सब मेथड में जो सबसे बेस्ट है वो ये। तो मैं बता ही दे रहा हूं तुम्हें, जो सबसे बेस्ट मेथड है वो यहाँ पे अब लिखने जा रहा हूं मैं। सबसे बेस्ट मेथड, जो बेस्ट मेथड है, अगर इससे बेस्ट कुछ मिले तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। सबसे बेस्ट मेथड, अरे 10 बार, हाँ 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 भैया PhD सर। तो सबसे बेस्ट मेथड इस क्वेश्चन को करने का ये है कि देखो क्वेश्चन ही ये सेटिस्फाई करती है इसको, तो LMN की वैल्यू फाइंड करो ना। तो यहां से किसी भी एक का वैल्यू निकाल लो, n का वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो कुछ नहीं करना, l का वैल्यू निकाल के इसमें डाल दो। बोलो क्या है? 2m माइनस हो जाएगा n का वैल्यू l प्लस m प्लस 2ml माइनस n तो प्लस l प्लस m इंटू l। थोड़ा अच्छा करेंगे तो -2ml -2m स्क्वायर प्लस 2ml प्लस l स्क्वायर प्लस lm। ये कट जाएगा, थोड़ा अच्छा लिख लो इसको, l स्क्वायर प्लस ml या lm -2m स्क्वायर। अब क्या करना है? डिवाइड बाई m स्क्वायर, डिवाइड बाई m स्क्वायर। बेस्ट मेथड बता रहा हूँ, तो ये आ जाएगा l/m का होल स्क्वायर प्लस l/m -2। ये क्वाड्रेटिक है। अगर आप नहीं सोल्व कर पाते हैं तो l/m को टी पुट करके कर लेना। अगर आप नहीं सोल्व कर पा रहे हैं तो l/m को टी पुट कर लेना। और अगर आप थोड़ा सा अच्छा हैं, मेरे साथ चीज़ें कर सकते हैं, तो देखो ऐसे भी सोल्व करा जा सकता है इसको, सीधा फैक्टराइजेशन +2 -2। तो l/m की दो वैल्यू आ गई, l/m इक्वल टू, l/m का एक वैल्यू तो यहाँ से आ रहा है -2 और एक वैल्यू आ रहा है l/m इक्वल टू 1। अब देखिए l बराबर कितना आ गया? -2। अगर आप ये चीज़ इसमें डाल देते हैं तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा? -2m डालो, l का वैल्यू -2m, तो ये m आ जाएगा। और अगर ये वैल्यू l बराबर जो m आया है, अगर इसको आप यहाँ डाल देते हैं तो ये क्या आ जाएगा? n बराबर। तो इस वाले केस में LMN की वैल्यू क्या आ गई? इस वाले केस में LMN की वैल्यू कितना आ गया? -2m। सब m के पदों में है, m और इस वाले में LMN की वैल्यू कितना आ गई? m m और -2। अब ये जो है इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, ये सिंप्लीफाई किया जा सकता है, तो -2 1 और 1 m का डिवाइड कर दो, ये है 1 1 और -2।
ये आगे दो लाइनों के डायरेक्शन रेशियो, ये आगे डायरेक्शन रेशियो, दो लाइनों के डायरेक्शन रेशियो आगे। अब यहां से डायरेक्शन कोसाइन अगर आपको डायरेक्शन रेशियो आ गए हैं, ये क्या आ गए हैं, डी आर आ गए, ये डी आर की वैल्यू है। अगर आपको एल एम एन का वैल्यू चाहिए, ये तो डी आर आए हैं, क्योंकि एल एम एन का वैल्यू होगा तो उनके स्क्वायर का सम 1 होना पड़ेगा ना। तो ये डायरेक्शन रेशियो आगे बेस टू है, डायरेक्शन रेशियो निकालने का बेस टू है। अब वो निकालना है तो इसका यूनिट वेक्टर में बदल दो, तो प्लस माइनस बाहर लगा दो, -2/√6। देखिए ये √6 कहां से आ रहा है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, अभी भी तो फॉर्मूला लिखाया था 1/√6 और 1/√6। एक तो ये आंसर आ रहा है, दूसरा प्लस माइनस यहां से क्या आंसर आएगा, 1/√6 1/√6 -2/√6। तो ये देखो, ये एक लाइन की डायरेक्शन कोसाइन है, ये दूसरी की। तो एक आंसर ये है, एक आंसर ये है। अब देखो बच्चा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि एक लाइन के दो डायरेक्शन होते हैं। ये ए बी लाइन है, इसकी दो डायरेक्शन कोसाइन आएंगी, एक इधर यूनिट वेक्टर और एक इधर यूनिट वेक्टर, एक ए से बी और एक बी से ए। तो एक लाइन के दो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि आप ए बी वेक्टर भी लिख सकते हैं और बी ए वेक्टर भी लिख सकते हैं। तो एक लाइन के दो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, एक प्लस वाले एक माइनस वाले, समझ रहे हो ना। अगर आपने ए बी वेक्टर लिखा तो ये मान लो ये आ रहा है, तो बी ए वेक्टर माइनस वाला है, तो इसके आंसर ये है। तो एक लाइन ये है, एक लाइन ये, मतलब दो ही लाइनें, यहाँ चार लाइनें नहीं है, गौर से गौर से गौर से, यहाँ पे एक लाइन ये, एक लाइन ये, दो ही। इसीलिए ये डायरेक्शन रेशियो एक लाइन का, ये डायरेक्शन रेशियो दूसरी लाइन। तो एक लाइन की ये डायरेक्शन को सही, दूसरी। अब प्लस माइनस क्यों लग रहा है, क्योंकि डायरेक्शन इधर भी हो सकती है इधर भी हो सकती है, तो इसलिए प्लस। तो ये इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट वे। और भी तरीके हो सकते हैं, और भी तरीके हो सकते हैं, या कोई बोल दे देखो कि मतलब इनको सॉल्व करने पे दो लाइनों की डायरेक्शन यहाँ तक अपन आ गए, इनके दो अलग अलग मान आ रहे हैं, तो अलग अलग मान ठीक है। पर कोई बोल दे कि दो समांतर लाइनों की डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो है, तो दो समांतर लाइनों की है, तो यहीं पे इससे जो डायरेक्शन कोसाइन आएंगे वो समान ही है, मतलब इस क्वाड्रेटिक के रूट सेम आएंगे, तो डी बराबर 0 लगा सकते हैं, तो वहां से काम बन जाएगा। क्लियर है। तो थोड़ा सा ध्यान से सुन लो बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। ये क्वेश्चन कई बार जिनका किस्मत खराब होता है उनके पेपर में आ जाता है, और कुछ बच्चे इसको छोड़ के भी आ जाते हैं खुशी खुशी, तो उनके लिए मैं बता दूं दिस इज द बेस्ट वे, दी बेस्ट वे। इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट वे ये है, अगर आप इससे कर पाए तो शायद 3 मिनट के अंदर सोल्व कर लेंगे। अगर आपने कोई दूसरे मेथड लगाएंगे तो शायद 3 मिनट में ना आए, तो यहाँ बहुत ही पर्टिकुलर तरीके से सोल्व करें। हाँ, अब आ जाइए। अब है सुंदर चीज, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेक्टर फॉर्म। और ये स्ट्रेट लाइन कौन सी है, स्पेस में स्ट्रेट लाइन है, ध्यान दे। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये स्पेस की स्ट्रेट लाइन, अरे 2D वाली स्ट्रेट लाइन नहीं है ये। 2D तो एक प्लेन में स्ट्रेट लाइन होती थी, जैसे इस ब्लैक बोर्ड के प्लेन। तो यहाँ पे स्पेस में जो स्ट्रेट लाइन है उसकी बात। सर इसका 2D वाली लाइन से क्या रिलेशन है, अरे वो भी लाइन थी ये भी लाइन है, इनका कोई रिश्ता नहीं है। तो मतलब 2D वाली लाइन से इसका कोई रिश्ता नहीं है, 2D लाइन नो कनेक्शन। अरे ये भी लाइन है, वो भी, ये भी रेखा है वो भी रेखा है, तो रेखा रेखा में कोई संबंध नहीं है। 2D में जो लाइन थी वो 3D के प्लेन के साथ सेट है, अरे उसका चक्कर तो 3D के प्लेन से चल रहा है यार, तो वो इस रेखा में क्यों इंटरेस्ट दिखाएगी। हाँ, तो देखिए बच्चे 2D की जो लाइन थी, अरे 2D वाली रेखा, हाँ वही वाली रेखा, तो उसका 3D की रेखा से कोई संबंध नहीं है, ये आपस में कोई रिलेशनशिप में नहीं है। हाँ क्यों नहीं है, क्योंकि 2D वाली जो रेखा थी वो तो 3D के प्लेन के साथ सेट है भाई। उसका उसके साथ चक्कर चल रहा है, तो इसलिए इसके साथ कुछ नहीं। तो सर फिर ये क्या है, अरे है तो स्ट्रेट लाइन ही, पर इसका 2D वाली लाइन से कोई रिश्ता नहीं है। इसका मतलब ये तो कोई नया ही चीज है पूरा, हाँ नया ही चीज है। तो देखिए बच्चे, 2D के जो स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूले होते थे वो 3D के प्लेन के फॉर्मूले लगभग सेम होंगे, बहुत से फॉर्मूले तो सेम ही होंगे, तो वहां पे तो तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा। पर ये जो चीज है इसका किसी से कोई नाता नहीं है, किसी से कोई रिश्ता नहीं है, ये एक नया चीज है। इसको कैसे अप्रोच करना है, तो देखिए इसके लिए ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेक्टर फॉर्म, पासिंग थ्रू एक पॉइंट से पास हो रही है और एक पैरेलल वेक्टर,
एक पॉइंट से पास हो रही है और इसके एक पैरेलल वेक्टर दिया गया। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? तो वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं, किस फॉर्म की? वेक्टर। तो इसका इक्वेशन होगा आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। सर ये आर वेक्टर क्या है? सर ये आर वेक्टर क्या है? बहुत से बच्चे, तो मुझे ये बताओ 2D वाली में x प्लस 2y ऐसे आते थे, एक्स वाई इसमें आते थे ना, वो रहते ही थे ना। अरे x और y 2D वाली लाइन में रहते ही थे ना। अरे लाइन का इक्वेशन था तो उसमें x और y आते थे। तो उसी टाइप से अगर आप लाइन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये r हमेशा प्रेजेंट रहेगा, और ये वैसा ही होता है, एक्स वाई जैसा ही होता है। अरे जैसे एक्स वाई होता है वैसा ही ये है यार, तो ये तो यहीं पे चिपका रहेगा। तो ये अपनी तरफ से लिखना पड़ेगा, फिर ए लिखोगे प्लस लेमडा बी। लेमडा क्या है? लेमडा एक पैरामीटर है, प्राचल है जो यहाँ पे रहेगा, है ना। तो आपको लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए आर वेक्टर तुम्हें खुद लिखना पड़ेगा, लेमडा तुम्हें खुद लिखना पड़ेगा, दो चीजें दिए जाएंगे, एक तो पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर। तो ढंग से देख लो, अगर आपको एक लाइन का इक्वेशन चाहिए तो आपको दो चीजें चाहिए, एक तो पॉइंट जहां से वो लाइन पास हो रही है, और एक ऐसा वेक्टर जो उस लाइन के पैरेलल हो या उस लाइन के कोलिनियर हो, अरे लाइन के समांतर हो। एक तो रेखा के ऊपर पॉइंट चाहिए और एक रेखा के समांतर सदिश चाहिए। तो रेखा के ऊपर पॉइंट ए दिया है और समांतर सदिश बी है, तो उसका इक्वेशन ये हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? क्रिस्टल क्लियर। सर ये कहां से आया, किसने लाया, क्यों लाया? अब मैं इसका प्रूफ नहीं बताता हूं, क्यों? अरे वहां तो सब बताते हैं पर यहाँ नहीं बताने की सोच रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि तुम उसमें परेशान हो जाओगे उसको। तो पहले ये लिख लो, अरे सर बता दो, पहले इसको याद कर लो, ये याद होना चाहिए। और ये भी याद होना चाहिए कि अगर आपको एक लाइन का इक्वेशन चाहिए, एक लाइन का इक्वेशन चाहिए तो दो चीजें चाहिए होगी, एक पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर, एक बिंदु और एक समांतर सदिश चाहिए होगा। चलो रे बावड़े, चलो बता देता हूं। ये मान लेते हैं आर वेक्टर, एक पॉइंट मान लेते हैं आर वेक्टर, ये कोई काम की नहीं है। तो आप देखो यहाँ पे ए आर वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, तो ए आर बराबर लेमडा बी। ये आर को क्या लिख सकते हो, आर माइनस ए इक्वल टू लेमडा बी। आर वेक्टर बराबर ए प्लस लेमडा बी, इतना ही है, आ गया। पर ये जो ये याद करते हो और काट दो, लिखना ही मत। अगर तुम जेई मेंस में नंबर चाहते हो तो इसको मत लिखना। क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे ना, जब क्वेश्चन आता है इसको बकवास करने लग जाते हैं, इसको काट दो काट दो काट दो, नंबर चाहिए ना, काट दो इसको काट दो इसको, कुछ नहीं। और केवल इस ये सब फालतू की बकवास सोच ले, कुछ नहीं, ये चाहिए अपने को। और अगर ध्यान से याद याद की देखो, याद थोड़ा कम रहा ना तो पता नहीं ये जीरो हो जाता है, और ढंग से याद करोगे तो हमेशा याद रहेगा। अरे याद की पावर इन्फिनिटी है, अगर वो थोड़ा कम याद रहा ना तो याद का वैल्यू कम हुआ तो पावर इन्फिनिटी करने पे जीरो हो जाएगा, और अगर ढंग से याद करा तो हमेशा याद रहेगा। तो देखिए स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन चाहिए वेक्टर फॉर्म में, तो दो चीजें गिवन होनी चाहिए, एक वेक्टर, एक पॉइंट और एक उसके समांतर, बस। और लिख देंगे आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी। फिर हमेशा लेमडा ही क्या, अरे कुछ भी पैरामीटर टी लिख दो, म्यू लिख दो, चलेगा। हाँ तो ठीक है, तो ये आपको, अरे भाई इससे ज्यादा क्या बोलो, ठीक है आ जाओ। हाँ अब ये दोनों क्वेश्चन तो मुझे बता सकते, 3 मिनट ले लो, कुछ भी नया नहीं है यहाँ पे, 3 मिनट ले लो, कुछ भी नया नहीं है, आंसर बताओ दो, 3 मिनट ले लो, सर बता दो हम देख लेंगे रे, 3 मिनट ले ले बच्चे, नंबर चाहिए तो मुझे। हाँ तो चलो छोड़ो, 3 मिनट हो गए तो आप देख सकते हो। आप देखिए ये एक है, एक लाइन का इक्वेशन चाहिए जिसपे एक और एक दो पॉइंट, एक और एक दो पॉइंट दिए, एक और एक दो पॉइंट दिए हैं। तो मुझे बताओ, एक और एक पॉइंट, दो पॉइंट दिए, दो पॉइंट दिए, दो पॉइंट दिए हैं, तो इसका इक्वेशन बताओ। तो इक्वेशन बताओ तो अपने के लिए दो चीजें चाहिए कि सर एक तो देखो सर,
एक लाइन का इक्वेशन सर हमें इतना पता है कि ए बराबर आर वेक्टर और ए प्लस लेमडा बी, ये याद है ना कि सर एक तो पॉइंट चाहिए एक पैरेलल वेक्टर चाहिए। तो इस वाले के लिए भाई, इस वाले के लिए पॉइंट तो क्या हो गया ए, और पैरेलल वेक्टर बताओ ना, इस लाइन के पैरेलल कोई वेक्टर बता सकते हो का? इस लाइन के पैरेलल कोई वेक्टर बता सकते हो क्या? अरे दिख रहा है ना सर ए बी, हाँ क्या क्या? अरे इस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर बताना है। अरे बी बी क्या होता है? हाँ तो देखो इस लाइन के पैरेलल वेक्टर है ना ये बी। अरे सर ये तो लाइन ही का ही वेक्टर है। अरे बावले, पैरेलल वेक्टर हो या कोलिनियर एक ही बात है। अरे समांतर सदिश हो या सर एक ही सदिश हो, एक ही बात है मैथ्स में, तो इसलिए ए बी आ जाएगा। इस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर ए बी मिल रहा है ना सर, बी ए लिख दें क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिख दो, कोई फर्क है नहीं पड़ेगा, लिख दो। तो इसलिए पर बी ए का ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? लेमडा टाइम्स बी माइनस। क्या ये बात समझ में आ गई? तो देखो अगर आप विजुअलाइजेशन कर लोगे तो यहां से ये आंसर आ जाएगा। अरे यहीं से ये आंसर आ जाएगा, क्लियर है क्या? और अगले वाले का, अगले वाले का देखो, अगले वाले का देखो, अगले वाले का देखो, पासिंग थ्रू पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी एंड सी। ये वाला तुम मुझे बता सकते हो अब, ये वाला तुम मुझे बता सकते हो अब, बताओ देखिए, बताइए बच्चे बताइए इसका क्या आएगा? पासिंग थ्रू पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर्स। ले लो यार, 1 मिनट ले लो, चलो 1 मिनट में होना चाहिए, होना चाहिए, जिसको नहीं याद है उसको थोड़ा सा गड़बड़ होगा भाई। तो जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए इसका आंसर 1 मिनट में। हम तो हुआ क्या, हुआ क्या? तो देखिए, देखिए इसमें टाइम देने का यही है, अगर आप खुद से निकाल लेते तो शायद आपको फॉर्मूला नहीं याद करना पड़ता, नहीं तो फॉर्मूला याद करना पड़ जाएगा। अरे तो देखिए बच्चे इसमें क्या दिया है, एक पॉइंट दिया है, तो पॉइंट तो आ गया भाई, और बी और सी इसके परपेंडिकुलर है, लंबवत है, एक बी वेक्टर है और एक सी वेक्टर है जो इसके लंबवत। तो अपने को तो क्या चाहिए, एक तो पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट तो मिल गया। तो इस लाइन का इक्वेशन आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स। अब एक ऐसा वेक्टर बताओ जो इस लाइन के पैरेलल हो, जो इस लाइन के पैरेलल हो, एक ऐसा सदिश बताइए जो इस लाइन के समानांतर हो। तो देखिए बच्चा वो कैसे लाओगे, तो क्या दिया गया उसके लिए, दो इस लाइन की परपेंडिकुलर दो वेक्टर, तो अगर आप इन दोनों का क्रॉस कर दोगे, अरे पता है ना, क्रॉस कर दोगे तो एक इस लाइन के समांतर सदिश आ जाएगा, तो बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी, ये पता है कि नहीं रे? अरे दो वेक्टर, अरे ये तो पता है ना, वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज ए क्रॉस बी, याद है कि नहीं है? अरे नहीं है तो लिख लो बावड़े, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो कम से कम 100 बार तो यूज होगी 3D में। अगर दो सदिश आपको पता है, उनके लंबवत सदिश चाहिए तो एक क्रॉस बी कर दे, दो वेक्टर पता हो उनके परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए तो दोनों का क्रॉस कर देना, कुछ डॉट वोट में फंस जाते हैं और टाइम बर्बाद कर देते हैं। तो देखिए बच्चा ध्यान से सुन लो, तो इस लाइन के बारे में अपन सोचेंगे, एक वेक्टर जो कि दिया है, अरे एक पॉइंट है जिससे ये पास और ये दिया है, इसका डायरेक्शन चाहिए, इस लाइन का डायरेक्शन, मतलब इस लाइन की डायरेक्शन में एक वेक्टर चाहिए, तो वो कैसे आएगा, इन दोनों का क्रॉस करने से आ जाएगा। अरे ये लाइन इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन की डायरेक्शन के लिए इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देना। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? अब देखो,
ध्यान से सुनो, अगर आपने इसको इतना अच्छे से याद करा, विजुअलाइज किया, समझा, अगर इसको ढंग से समझा आपने, तो फिर ये दो फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, इसको और इसको याद करने की जरूरत नहीं है। अब सीधा ही कर लेंगे कि बस आप सोचो कि इस वाले में एक पॉइंट तो मिल गया, एक पैरेलल वेक्टर चाहिए था तो वो ए बी हो जाएगा, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन काम हो गया, इसमें पॉइंट तो मिल गया पर एक वेक्टर चाहिए इसकी डायरेक्शन में, तो दोनों का क्रॉस कर देंगे, तो आगे ही बात है। सर इसको सी, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर इसको सी क्रॉस भी लिख दे क्या? अरे लिख दो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, सी क्रॉस बी भी लिख सकते, ठीक है। तो इसका आंसर है ये, इसका आंसर है ये। अब अगर आपको नहीं आया था और अब भी नहीं समझ आया सर क्या बकवास कर रहे हैं, तो रट लो, और अगर आपको थोड़ा सा विजुअलाइज हो गया तो ढंग से देखो, बहुत सिंपल चीजें, पहले वाले को याद रखेंगे और जब एस का क्वेश्चन आएगा तो अपन सीधा सीधा वही परपेंडिकुलर एक वेक्टर लाने की कोशिश करेंगे। ये 3D फॉर्म, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन 3D फॉर्म, रेखा का समीकरण 3D रूप में, रेखा का ही समीकरण है किसमें, 3D फॉर्म। तो इस बार भी क्या देगा, अब 3D में अगर उसको पॉइंट देना है तो वो कैसे देगा, इसके कोऑर्डिनेट देगा, अगर 3D में पॉइंट देना है तो वो ऐसे देगा, और 3D में इसका डायरेक्शन देना है तो वो देगा कि इसके पैरेलल वेक्टर के ए बी सी, ये क्या है, डायरेक्शन रेशियो। मतलब अगर 3D में इंफॉर्मेशन देनी हो, पॉइंट देना हो तो इसमें कोऑर्डिनेट दिए जाएंगे, और डायरेक्शन देनी हो तो डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन दी जाएगी। अब ये पूछ रहा है भाई इस लाइन का इक्वेशन क्या है, तो इस लाइन का इक्वेशन है x माइनस, कहाँ से सर को याद है, सर तो रट के आए, तो बच्चा आपको ही रट के ही जाना है, भूल गए सर, x बाई एक्स वन वाई माइनस वाई वन बाई, तो ये याद कर लो, अभी के अभी याद कर लो, 3D में ये होता है, याद कर लो, याद की पावर। कहाँ से आया, कब आया, किसने लाया, थोड़ा सा बताऊंगा, पर ज्यादा बताऊंगा तो ज्यादा करने से सीधा याद, सीधा सटीक एकदम गजब से याद होना चाहिए, तब चीजें बनेंगी, तब चीजें बनेंगी, तब चीजें बनेंगी, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। इसका प्रूफ मैं बता दें, इसका वेक्टर फॉर्म बोलो, इसका वेक्टर फॉर्म बोलो तुम, वेक्टर फॉर्म के लिए क्या है, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। तो आर वेक्टर, ए वेक्टर क्या लिखोगे इसमें, ए वेक्टर क्या है ये, अरे पोजीशन एक पॉइंट है, पॉइंट का पोजीशन, अरे वो यही तो ऐसे ही तो देता था यार वो, तो अगर इन दोनों को देखोगे ये पोजीशन वेक्टर है, ये पॉइंट है, तो ए वेक्टर का वैल्यू क्या आएगा, x1i प्लस y1j प्लस z1k, ये आएगा क्या, x1i प्लस y1j प्लस z1k, तो ए वेक्टर का वैल्यू तो ये आएगा, तो ए वेक्टर की जगह लिख दो x1i प्लस y1j प्लस z1k प्लस लेमडा बी, बी वेक्टर कैसे आएगा, अगर अगर इसके डायरेक्शन को साइन ये है तो इसका वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, इसको आई से गणना, इसको जे से, इसको कैसे, अरे भाई बताया था ना, अगर डायरेक्शन कोसाइन है तो इसको वेक्टर में बदलना है, तो क्या आई जे के लगा दो, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ठीक है। ये आ गया वेक्टर फॉर्म में, इस लाइन का इक्वेशन 3D फॉर्म में ये था, दोनों आपके पास पता होने चाहिए। वेक्टर फॉर्म तो इसका ए वेक्टर लिख देंगे, इसका बी वेक्टर, और 3D फॉर्म ऐसे। अब अगर इसको इसमें कन्वर्ट करना है, अगर आपको यहां से यहां मतलब वेक्टर से 3D में आना है, तो पुट आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस, ध्यान से देख लो, अगर आपको वेक्टर से 3D में जाना हो तो यही लगेगा, लगा दो, आर की जगह एक्स आई प्लस वाई जे, और इधर वालों को कर दो एक साथ x1 प्लस ए लेमडा, आई वालों को एक साथ, जे वालों को एक साथ, और के वालों को एक साथ, के वालों को एक साथ। अब कर दो कंपेयर दोनों तरफ, दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो देखो x बराबर x1 प्लस ए लेमडा, और लेमडा का वैल्यू x माइनस x1 बाई ए बराबर लेमडा का वैल्यू, ऐसे ही y वाले को कंपेयर कर दो, तो वहां से आ जाएगा y माइनस वाई वन बाई बी इक्वल टू लेमडा,
और जेड वाले को करोगे तो जेड माइनस जेड वन बाई सी। अब ये सब लेमडा के ही मान है तो तीनों को इक्वल पुट कर दो। तो वेक्टर से 3D में जाने का ये प्रोसेस है, पर मोस्टली अपन इसको यूज नहीं करेंगे। बाकी हाँ, किसी टफ क्वेश्चन में लगाना पड़ सकता है। बाकी जेई मेंस है ना, ठीक है, इसको भूल जाओ। बताओ, अगर मैंने आपको ये पॉइंट दिया और ये लिए, तो क्या आप 3D में आंसर दे सकते हो? क्या आप वेक्टर फॉर्म में आंसर दे सकते हो? क्या आप वेक्टर फॉर्म लिख सकते हो? ये लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते हैं, ये समझ में आना चाहिए। क्या आप ये इससे ये लिख सकते हो कि नहीं? ये लिख सकते हैं, ये समझ में आना। अगर आपको मैं ये बोलूं कि जनाब एक लाइन का इक्वेशन चाहिए जो इस पॉइंट से पास करे और जिसके समांतर सदिश के दिक् अनुपात एबीसी हो, पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो ये हो, तो उसका इक्वेशन x माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी, जेड माइनस जेड वन बाई सी। समझ में आता है? बिल्कुल सर। उसी का वेक्टर में, उसी का वेक्टर फॉर्म में चाहिए, तो ये भी ध्यान सर। इसको करना पड़ेगा क्या सर? हम ऐसे कर लेंगे ना, तो ऐसे ही करते रहोगे, नंबर कोई दूसरा ले जाएगा, है ना? तो ऐसी बकवास नहीं करनी है, इसको ढंग से याद कर लो। इसको ढंग से याद कर लो तो दूसरी चीजें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आ जाइए, तो ये वाला। अब तुम इसका आंसर मुझे बता सकते हो, तो 2-3 मिनट लीजिए, आंसर देखिए। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 3D फॉर्म है, 2-3 मिनट लीजिए, तो इसका बताइए आंसर। तो 3D फॉर्म में चाहिए तो x माइनस एक्स वन, एक पॉइंट चाहिए, वो तो मिल गया, y माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, एक पॉइंट तो मिल गया। नीचे एबीसी। अब एबीसी कहां से लाएं भाई? ये एबीसी कैसे लाएं? तो एबीसी निकालने के लिए हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको एबीसी चाहिए, एबीसी क्या है? पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन। अरे पैरेलल वेक्टर है, उसका डायरेक्शन रेशियो dr है। अरे दिक् अनुपात है, तो एबीसी निकालने के लिए हमेशा ही, एबीसी अगर आपको निकालने होना, एबीसी आपको चाहिए तो लिखो फाइंड पैरेलल वेक्टर, फाइंड पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर। अरे समांतर सदिश निकाल लेना, इसके समांतर, इस लाइन के समांतर सदिश कौन सा आएगा? एबी वेक्टर। एबी वेक्टर क्या आएगा? x2 माइनस एक्स वन, इतना तो पता होगा यार, y2 माइनस वाई वन और z2 माइनस। ठीक है, क्लियर है? तो इसका इक्वेशन, ये ए का वैल्यू, ये बी का वैल्यू और ये सी का वैल्यू याद है ना? अगर पैरेलल, अरे सदिश आ गया, वेक्टर आ गया, तो उसके डायरेक्शन रेशियो कैसे आते हैं? आई जे और के कोफिशिएंट, आई जे और के कोफिशिएंट। तो इसलिए ये क्या बन जाएगा? x माइनस एक्स वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन बाई वाई टू माइनस, जेड माइनस जेड वन बाई जेड टू माइनस, ये आ जाए। तो अपन तो ये प्रोसेस याद रखेंगे ना, ऐसे तो नहीं रट रट के मर जाओगे, नहीं तो रट लो, ये रिजल्ट है भाई। तो ऐसा नहीं करें। इसमें चाहिए तो, इसमें चाहिए तो बोलो, इसमें चाहिए तो क्या? x माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी और जेड। अब एबीसी कैसे निकालें? एबीसी कहां से लाएं भाई? एबीसी का वैल्यू कहां से लाओगे? तो उस लाइन के पैरेलल वेक्टर निकालो। तो पैरेलल वेक्टर यहाँ पे क्या आएगा? पैरेलल वेक्टर कैसे आएगा? n1 क्रॉस n2, n1 और n2 लाइन के लंबवत है ना? अरे n1 n2 लाइन के लंबवत है, तो लाइन के समांतर सदिश कैसे आएगा? n1 क्रॉस n2 से। n1 क्रॉस n2 आएगा तो वहां से फिर एबीसी का वैल्यू आ जाएगा, तो वहां से फिर एबीसी का वैल्यू आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है बच्चा? क्या ये बात क्लियर है बच्चे? वेरी गुड, वेरी गुड, क्लियर है, वेरी गुड। आ जाइए तो फिर क्वेश्चन। तो देखिए, अभी तक एक लाइन का इक्वेशन निकालना सीखा है दो फॉर्मेट में। एक फॉर्मेट था कौन सा? वेक्टर फॉर्म। दूसरा फॉर्मेट था 3D फॉर्मेट। और दोनों ही फॉर्मेट के लिए एक ही चीज चाहिए, एक ही चीज चाहिए। वो कौन सी? एक पॉइंट चाहिए और एक उसके समांतर सदिश चाहिए, एक बिंदु और एक समांतर सदिश। मतलब एक तो उस लाइन पे पॉइंट और एक उसकी पैरेलल वेक्टर चाहिए। तो ये क्या पूछ रहा है मैं बता देता हूँ, वैसे तुम ट्राई भी कर सकते हो पर मैं बता देता हूँ। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में चाहिए। तो वेक्टर फॉर्म में तो ये होता है जनाब, ए उस लाइन के ऊपर पॉइंट होता है और बी उसके पैरेलल, मतलब ए तो ये पॉइंट और बी पैरेलल वेक्टर। इसके लिए बताओ ए का वैल्यू क्या है? लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है,
तो ये पॉइंट दिया है, तो क्या आप ए वेक्टर लिख पाएंगे? अरे इसका पोजीशन वेक्टर आई माइनस के कैप प्लस लेमडा बी पैरेलल वेक्टर ही दिया है, तो ए प्लस लो खत्म। इतना ही होता है सर। सर ये आर वेक्टर का क्या करें? सर इस लेमडा का क्या करें? अरे भाई इतना ही रहने तो ऐसा ही दिखेगा। अरे यही है आंसर। हाँ क्या बात कर रहे हो सर, यही आंसर है? बिल्कुल यही आंसर है, बिल्कुल यही आंसर है, बिल्कुल यही आंसर है। सर क्या ये क्वेश्चन आएगा सर? सर जेई मेंस की बातें बोल रहे हो आप, जेई मेंस में ये क्वेश्चन आएगा क्या? नहीं आएगा, नहीं आएगा भाई, मैं तो खुद ही बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन जेई मेंस में नहीं आएगा। तुम्हें क्यों लगता है ऐसा? अभी सीख रहे हैं तो इसीलिए तो बच्चों से क्वेश्चन नहीं होते। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट जेई मेंस वाले पीवाई क्यों करा के अरे देखो कितना सिंपल है वही, और फिर थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट किया, गायब। तो इसलिए नहीं होते। अब देखो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का इक्वेशन चाहिए तो एक्स एक्सिस पे तो बहुत कुछ पता है अपने को। एक पॉइंट चाहिए तो जो कि 0 0 होता है, और इसका डायरेक्शन चाहिए जो कि आई कैप होता है। तो इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा एक्स एक्सिस का? आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर तो 0 प्लस लेमडा आई, क्या? तो आर वेक्टर बराबर लेमडा आई के। तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन ये हो गया, खत्म। समझ गए क्या? तो ऐसे थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि एक्स एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर तो आई कैप होता ही। ये वाला क्वेश्चन अब तुम पूरे 3 मिनट ले लो, वैसे तो लेना नहीं चाहिए पर पूरे 3 मिनट ले लो, 2 मिनट ले लो, आंसर आंसर आना चाहिए। पूरे हो जाए तब आना। हाँ अगर पूरे हो गए हों तो देखिए, मुझे चाहिए 3D फॉर्म। 3D फॉर्म में तो मैं चाहता हूँ x माइनस एक्स वन बाई ए, मेरे को यही याद है y माइनस वाई वन बाई बी जेड माइनस। अब एक्स वन वाई वन जेड वन तो ये ले लेते हैं, तो x माइनस वन बाई ए वाई माइनस 0 जेड प्लस वन। अब ए बी सी कैसे लाएं? तो ए बी सी के लिए ए बी सी चाहिए तो पैरेलल वेक्टर, और पैरेलल वेक्टर की सोचें, पैरेलल वेक्टर की सोचें। पैरेलल वेक्टर कौन है यहाँ पे? यहाँ पे पैरेलल वेक्टर कौन है? तो ए बी वेक्टर। अरे भाई इस एक पॉइंट को ए बोल दो, एक को बी बोल दो, इसको ए बोल दो, इसको बी, तो ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर बताओ क्या आएगा? तो माइनस आई प्लस का 2j और प्लस का 0k। तो यहां से एबीसी का वैल्यू आएगा, एबीसी का वैल्यू बोलो, तो ए का तो -1 2 और 0, तो डाल दो ये एबीसी की वैल्यू -1 2 और 0। ओ नीचे वाला 0 आ गया। यहाँ पे चल सकता है, क्यों चल सकता है? यहाँ पे देखिए नीचे वाला 0 हो सकता है, क्यों हो सकता है? यहाँ पे नीचे वाला 0 हो सकता है, क्यों हो सकता है? क्योंकि क्योंकि बच्चा, क्यों यहाँ पे नीचे वाला 0 हो सकता है? क्योंकि अपने को पता है ये क्या है, ये क्या है, ये एबीसी की वैल्यू है, डायरेक्शन कोसाइन है, जिनमें से कोई एक 0 हो सकता है, तो इसका अंडरस्टूड है ये 0 हो सकता है। ऐसे नहीं लिख दोगे नॉट डिफाइंड बोले, तो यही आंसर है। ठीक है, अब आप पूरी शिद्दत से इस क्वेश्चन का आंसर लाएंगे। 4 मिनट आप ले सकते हैं, 4 मिनट आप ले सकते हैं, पर इस क्वेश्चन का आंसर आप दोनों रूपों में से, तो 4 मिनट ले लो। और इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं बकवास कर रहे हो आप। ठीक है, ओके, तो आ जाओ मैं बता देता हूँ। 4 मिनट के बाद देखना, यही है, यही चाहिए अपने को। एक पॉइंट तो दिया है भाई, पॉइंट तो सीधा सीधा ही दिया है। तो आर वेक्टर इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई प्लस 2j प्लस 4 के ना, प्लस लेमडा बी वेक्टर। बी वेक्टर कैसे लाए? पैरेलल वेक्टर कैसे लाए? और यहाँ पे भी पॉइंट तो लिख देंगे, पर पैरेलल वेक्टर चाहिए। तो इस लाइन में क्या दिया इन लोगों ने, कि इस लाइन के परपेंडिकुलर 2 वेक्टर दिए हैं, एक ये एक वेक्टर ये दिया है, एक वेक्टर, मतलब इसको n1 बोल देते हैं, इसको n2, तो n1 और n2 दिए, मतलब 2 वेक्टर है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर, 2 ऐसे वेक्टर दिए हैं जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो बताओ इस लाइन का डायरेक्शन कैसे आएगा? तो इस लाइन के पैरेलल वेक्टर कैसे आएगा? तो पैरेलल वेक्टर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, n1 क्रॉस n2।
अरे दो लंबवत सदिश दिए हैं, तो इस लाइन का डायरेक्शन n1 क्रॉस n2। अगर भाई इस लाइन का डायरेक्शन चाहिए जिसके परपेंडिकुलर दो वेक्टर गिवन है, तो फिर इस लाइन की डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, n1 क्रॉस n2। तो बोलो, अरे क्रॉस करना तो आता है ना, आई जे के क्रॉस लेना तो आता है ना, क्या आएगा, 1 -1 2 2 1 3 2 1 3। बताओ आई का क्या आएगा, -5 माइनस जे का क्या आएगा, -1 आ रहेगा, प्लस के का क्या आएगा 3। तो ए बी सी के वैल्यू देखिए, -5i प्लस जे प्लस 3 क्या आ रहा है। तो ए बी सी के वैल्यू ये ले लेंगे, तो बी वेक्टर आ गया, ये पैरेलल वेक्टर मतलब -5i प्लस जे प्लस 3 के। तो ये तो वेक्टर फॉर्म हो गया। और 3D वाला भी देख लीजिए भाई, x - x1 ये रहा, y अरे पॉइंट तो यही रहेगा ना बच्चा, और z -4 और ABC के वैल्यू डाल दो। क्या ABC यहाँ से -5 1 और 3। अब कुछ बच्चे इसमें से मतलब इसको ये ना लिख के, कुछ बच्चों का उल्टा भी आंसर आया होगा, मतलब उन्होंने n1 क्रॉस n2 क्रॉस n1 किया होगा, तो यहाँ पे 5 या -1 या -3 आ रहा होगा, तो वो भी आंसर सही है बच्चा, वो भी गलत आंसर नहीं है। यहाँ पे 5 यहाँ पे -1 -3 आ रहा है, वो भी सही आंसर। तो ये आंसर कितने लोगों का आया जरूर कमेंट करके बताएं, जरूर से कमेंट करें अभी के अभी, क्या आपका ये आंसर आ गया था। अगर यहां तक तुम समझ चुके हो तो अब आपकी परीक्षा लेने का टाइम आ चुका है। अभी तुम पूछ रहे थे जेईई मेंस में कौन सा क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन जेईई मेंस में आएगा। 4 मिनट तुम्हारे पास है, 4 मिनट में आपका आंसर आ जाना चाहिए, 4 मिनट ले लो। अरे अभी पूछ रहे थे तुम कौन सा क्वेश्चन जेईई मेंस में आएगा, ये क्वेश्चन जेईई मेंस में आएगा सर, ऐसे का ऐसे ही, ऐसे का ऐसे ही। बताइए जरा आंसर बताइए। देखो फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन विच पास थ्रू, अरे कौन से फॉर्म में बताऊं यार, कोई से ही फॉर्म में बता दे, जिससे तू बता सकते है उसमें बता दे। हाँ तो क्या चाहिए, 4 मिनट हो गए हैं, तो देखें फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन विच पास थ्रू पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू लाइन। एक ऐसी लाइन का इक्वेशन चाहिए जो इस पॉइंट से पास होती है, तो एक तो पॉइंट चाहिए जो कि मिल गया। अब अपने को और क्या चाहिए, अरे भाई लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए एक पॉइंट चाहिए जो कि मिल गया, एक चाहिए पैरेलल वेक्टर, ये तो मिल गया, दिया है ये तो, एक पैरेलल वेक्टर चाहिए, तो उसके लिए कंडीशन दी कि वो इस लाइन और इस लाइन के परपेंडिकुलर है, लंबवत है। तो पहले तो इस लाइन का मतलब देख लो क्या होता है, ये वो लाइन है जो ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, मतलब ए वेक्टर से पास होती है और बी वेक्टर के समांतर है, बी वेक्टर के पैरेलल है। ये वो लाइन है जो ए वेक्टर से पास होती है और बी वेक्टर के पैरेलल है। तो अगर इस लाइन की डायरेक्शन होगी तो वो कहां से आएगी, वो यहाँ। अगर इस लाइन की डायरेक्शन चाहिए तो वो यहां से आएगी, तो मतलब अपनी जो लाइन है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है क्या, अरे अपने को जो लाइन निकालनी है जनाब वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है क्या, हाँ सर। तो मतलब अपनी जो लाइन है वो इस वेक्टर के भी परपेंडिकुलर रहेगी, तो अपनी लाइन जो है वो इस वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर, अपनी जो लाइन है वो इस लाइन के लंबवत है, तो वो अपनी लाइन इस सदिश बी के भी लंबवत होगी, क्योंकि ये लाइन इस बी के अनुदिश है। और दूसरी, अपनी जो लाइन है, अपनी जो लाइन है इस लाइन के भी परपेंडिकुलर है, इस लाइन के भी लंबवत है, इसके भी लंबवत है, तो फिर इसका जो, इसका भी जो पैरेलल वेक्टर निकाल लो, इसका पैरेलल वेक्टर बताओ इस लाइन का, तो उसका मैं एन वेक्टर नाम दे देता हूं, तो क्या i + 3j + 4k। ये आया कि नहीं आया, आया, ये गलत है, अब ये बताओ ये गलत, इस लाइन के पैरेलल वेक्टर ये नहीं है, क्यों नहीं है, तो थोड़ा ध्यान से देखो, इस टाइप का इक्वेशन लिखा जाता है तो वो x - x1/a y - y1/b z - z1/c फॉर्म का होता है। और यहाँ पे देखिए x y z के कोफिशिएंट एक एक हैं, पर यहाँ गड़बड़ है, यहाँ गड़बड़ है, यहाँ गड़बड़ है, क्लियर है क्या,
तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा x माइनस 1/1 y/3 इक्वल टू z+1/2। 2 से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। तो इसलिए इसका n वेक्टर क्या आएगा, i+3j+2। कह रहे समझ आ गया क्या? तो ये, तो इस लाइन के पैरेलल वेक्टर है ये, और अपनी लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो ये भी अपनी के परपेंडिकुलर होगा भाई, n वेक्टर। तो अब अपनी लाइन का डायरेक्शन कैसे आ जाएगा, तो इस लाइन का डायरेक्शन कैसे आ जाएगा, डायरेक्शन या इसकी पैरेलल वेक्टर कैसे आ जाएगा, इसका पैरेलल वेक्टर कैसे आएगा, इसका पैरेलल वेक्टर कैसे आएगा, b क्रॉस n से। तो b क्रॉस n कर लो भाई, b क्या है, i j k, अरे क्रॉस तो करना आता है ना बावड़े, 2 -1 2, 2 -1 2 क्लियर है, 2 -1 2 क्लियर है। आगे वाला बोलो, आगे वाला बोलो, वो रहा n वेक्टर जो आया 1 3 2 1 3 2। तो बोलिए बच्चा, बोलिए बच्चे, i -8 -j, ये गया तो 4 -2 2 प्लस k, क्या आ रहा है बोलो, k का क्या रह गया, ये गया तो 6 और इसका, तो ये आगे पैरेलल वेक्टर और पॉइंट दिया ही था। तो इसका अगर अपनी लाइन का चाहिए तो आंसर आपको चाहिए, अगर आंसर आपको चाहिए तो देखिए r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर, a वेक्टर वो रहा i+2j - k प्लस लेमडा टाइम्स ये रहा -8i -2j +7, ये वेक्टर फॉर्म 3D फॉर्म, x - x1, x1 मतलब पॉइंट क्या है 1, y - 2 z+1 बाई -8 -2। और अब देखो, हो सकता है बच्चों ये क्वेश्चन का आंसर एग्जाम में ना हो, तो इसको सिंप्लीफाई करके ये देखो, ये -8 -2 और 7 आ रहे हैं ना, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, x - 1/8, मतलब माइनस से, ये तो डायरेक्शन रेशियो है ना बच्चा, इनको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये z+1/-, तो ये आंसर आपको ज्यादा अच्छे से, तो मतलब डायरेक्शन रेशियो है तो उनको आप माइनस से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था, अगर किसी भी बच्चे ने गड़बड़ की है तो वापस देख लेना, वापस देख लेना। हाँ, अब एक बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है, अभी तक आप ये समझ चुके होंगे कि अगर लाइन का इक्वेशन लाना है तो क्या कर, क्लियर है, पक्का, वेरी गुड वेरी गुड। अब आ जाइए, अब आ जाइए बच्चे, एक बहुत ही सुंदर लाजवाब मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, और ये फ्री के नंबर है, और कुछ बावड़े, और सर कैलकुलेशन कौन करेगा, तो ऐसी बकवास बातें मत करो, और अगर ऐसी बातें बोल रहे हो तो मैं बता दूं, इनसे इजी नंबर नहीं होगा कोई भी 3D में, एक क्रॉस प्रोडक्ट करना आंसर आ जाएगा। तो देखिए, मैं प्रूफ प्रूफ कुछ नहीं बताऊंगा, एक लाइन है a वेक्टर प्लस लेमडा b वेक्टर, इनफैक्ट a1 प्लस लेमडा b, दूसरी इसी के पैरेलल है, तो r वेक्टर इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b वेक्टर, दोनों का b वेक्टर सेम होगा, क्यों, दोनों का b वेक्टर सेम क्यों होगा, क्योंकि दोनों लाइनें पैरेलल है, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होगी वो ये होगी, ये डिस्टेंस होगी जो d मिनिमम की बात करते, तो d का आंसर आएगा a1 - a2 क्रॉस b कैप कैसे आएगा, अरे b कैप तो ले आओगे ना यार, यहाँ से b वेक्टर दिख रहा है, तो b कैप इक्वल टू b अपॉन b का, b वेक्टर अपॉन b का मैग्नीट्यूड, क्लियर है, ये तो आ जाएगा। और इनफैक्ट देखो, ये लाइन मैंने आपको बताया है किसके लिए, ये फॉर्मूला बताया मैंने किसके लिए, पैरेलल लाइंस के लिए, पैरेलल लाइंस का देखते ही पता चल ही जाएगा, ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। और फिर a1 - a2, a1 a2 क्या है, ये जिस पॉइंट से पास हो रही है, जिस a1 a2 दोनों पॉइंट्स लाने, b उनकी डायरेक्शन से आ जाएगा। अगर 3D में इक्वेशन दिया है लाइन का, अगर 3D फॉर्मेट में भी इक्वेशन दिया है, तो भी यार एक पॉइंट, पहली लाइन पे एक पॉइंट, दूसरी लाइन पे एक पॉइंट ले आओगे, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, उसका डायरेक्शन वाला वेक्टर लिख लोगे, उसका इंटरसेक्ट तो ले आओगे, कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सर इस पे क्वेश्चन करा दो भाई, अगर तुम एक क्रॉस प्रोडक्ट ढंग से नहीं निकाल सकते, होना नहीं चाहिए ऐसा, अरे यार दोनों पॉइंट आपको मिल जाएंगे, a1 - a2 वेक्टर निकालोगे, उसका यूनिट वेक्टर निकालोगे, क्रॉस करके उसका मैग्नीट्यूड ले लेना, खत्म,
हाँ तो आ जाइए, अगर स्क्यू लाइन से, अगर ऐसी लाइन से विषम तलीय लाइन से जो मिल नहीं रही है, आर वेक्टर इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लेमडा b1 वेक्टर, और इधर ये है आर वेक्टर इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर, तो बताइए बच्चे इनके बीच में डिस्टेंस d बराबर सेम a1 माइनस a2 डॉट डी बी कैप, वेयर बी कैप, अब बी कहाँ है, यहाँ तो बी आया ही नहीं है सर, यहाँ तो b1 b2 है, तो बी कैप के लिए क्या करना होगा, b1 क्रॉस b2 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, मतलब बेसिकली यहाँ पे b1 b2 दो आए तो b निकालने के लिए क्या करोगे, उसका क्रॉस, तो फिर वहां क्रॉस कर लिया तो यहाँ डॉट हो जाता है, ध्यान से सुनना, यहाँ डॉट हो जाता है, और इनफैक्ट बी वेक्टर क्या है, बी कैप क्या है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ लाइंस, लाइन लैंग्वेज में याद रखना है तो लैंग्वेज में याद रख लो भाई, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा सीधा याद रखना है, फॉर्मूला चिपकाना है, कुछ नहीं करना है इसके अलावा, सीधा सीधा फॉर्मूला चिपकाना है, कुछ नहीं करना है, और अभी के अभी ढंग से एक क्वेश्चन उसका पीछे वाली लाइन का कर लो, सीधा सीधा इसे कोई दिया हो तो यार मैं लिख देता हूँ बावड़े, आई प्लस के प्लस लेमडा टाइम्स 2i माइनस ए प्लस 2k, ले भाई एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, 2i माइनस ए प्लस म्यू 2i माइनस ए प्लस 2k, बताओ इन दोनों के बीच का लाइन, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हो क्या, ये एग्जांपल लो, कमेंट कर देना सीधा सीधा कि डी कितना आ रहा है इनके बीच में, अरे डी कितना आ रहा है कमेंट कर देना जल्दी से, हाँ कर लोगे, अरे कर लोगे ना भाई, तो सीधा फॉर्मूला चिपकाना है, और इसका इसका भी लिख लो, कोई भी इसका भी लिख लो कोई एग्जांपल फटाफट से, तो आ जाएगा, ठीक है, तो कोई भी एग्जांपल लिख के उसका, अरे जहां से भी कुछ डीपीपी भी कुछ भी है तो उसमें आंसर निकाल के मैच कर लो। अब इसमें पंगा क्या आ सकता है, ऐसे आ सकता है, अपन ने जो फॉर्मूले लिखे हैं वो तो वेक्टर फॉर्म के लिए है, वैसे तो तुम्हें इतनी तो समझ है कि एक एक चाहे 3D फॉर्म दिया हो चाहे वेक्टर फॉर्म, आपको एक एक तो पॉइंट देखने हैं और एक उनका डायरेक्शन, तो वो तो निकाल ही सकते हो ना, चाहे लाइन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में हो चाहे 3D फॉर्म में हो, क्या फर्क पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर फिर भी कुछ बच्चों को डाउट रह जाते हैं, ये एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, 5 मिनट दे लीजिए, IIT एडवांस टाइप का क्वेश्चन है, 5 मिनट दे लीजिए, उसके बाद देख लीजिएगा, हाँ तो देखिए बच्चा, ये तो वेक्टर फॉर्म में है भाई, ये क्या दे दिया, अरे ये क्या कबाड़ा दे दिया तो देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, इसको अपन लिख सकते हैं x माइनस 1/1 इक्वल टू म्यू, y माइनस 2/-1 इक्वल टू म्यू, म्यू के बराबर, अब इसको क्या करें, तो इसको z इक्वल टू 2, यहाँ तो म्यू है ही नहीं, तो म्यू कहाँ गया, 0 इंटू म्यू, तो म्यू का वैल्यू क्या आ गया, z माइनस 2/0, ये म्यू का वैल्यू आ गया, यहाँ से ये म्यू का वैल्यू, यहाँ से ये म्यू का, तो इन तीनों को इक्वल करोगे तो एक लाइन का इक्वेशन आएगा, वो कौन से फॉर्मेट में, देखो x माइनस 1/1 y माइनस 2/-1 इक्वल टू z माइनस 2/0, z माइनस 2/0, ये इक्वेशन आ गया, x माइनस 1/1 y माइनस 2/-1 z माइनस 2/0, तो ये आ गया ये 3D फॉर्म, इसका वेक्टर फॉर्म भी लिख सकते हो, क्योंकि पॉइंट आ गया i प्लस 2j, अरे इतना जल्दी लिख सकते हैं कि नहीं, ये पॉइंट है ना, अरे भाई पॉइंट 1 2 2 और प्लस लेमडा, इसका डायरेक्शन क्या है, i माइनस जे, अल्लो भाई, अरे 3D दिया हो तो पॉइंट वेक्टर में ले जाओ यार, अब एक वेक्टर ये है, अरे एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, तो लगा दो मिनिमम डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, a1 माइनस a2, ध्यान से देखना यहाँ पे डॉट होता है भाई, और बी वेक्टर क्या होगा, बी कैप कहाँ से आएगा, बी कैप कहाँ से आएगा, b1 क्रॉस b2 से, b1 क्रॉस b2, तो b1 क्रॉस b2 कर लो फटाफट से, अरे b1 क्रॉस b2 कर लो ना, b1 क्रॉस b2 का वैल्यू देखो कितना है, b1 क्रॉस b2 का वैल्यू देखो कितना है, b1 क्रॉस b2 का वैल्यू देखो कितना है, आई जे के b1 ये रहा 1 0 1, अरे नहीं 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 यार, b1 ये थोड़े होता है, ये होता है b1 दो, अरे ये होता है ना b1 ये होता है 2 0 1,
B2 ये रहा 1 -1 0, तो बोलो ना क्या होगा, I का क्या होगा, I वाले का 1, J वाले का -1 और K वाले का -2। तो बेसिकली क्या आ गया, I + J -2, ये क्या आ गया है B1 क्रॉस B2। तो B1 क्रॉस B2 ये आ गया, तो बी कैप क्या हो जाएगा, बी कैप क्या हो जाएगा, देखो B1 क्रॉस B2 अगर ये आया है तो I + J -2K अपॉन √6, ये तो B आ गया। A1 -A2 देख लो भाई, A1 -A2, A1 ये रहा -A2, ये रहा A1 और ये रहा A2, A1 -A2 देख लो 0 हो गया, और -2J और इसमें से -K डॉट बी कैप I + J -2K बाई √6। देखो देखिए डॉट प्रोडक्ट कर डालते हो गया, -2 + 2, अरे बापा ये तो गजब का आंसर आ गया, 0 0 आ गया, डी मिनिमम 0 आ गया। दो स्क्यू लाइन से मतलब पैरेलल नहीं है दोनों, अरे पैरेलल तो नहीं है, देख के पता चल रहा ना ये भाई, ये और ये, इसका भी ये है, इसका भी ये है, तो पैरेलल तो नहीं दिख रही ना, तो उनके बीच में डी मिनिमम 0 आ गया, इसका मतलब वो कैसी है बच्चे, इंटरसेक्टिंग, इसका मतलब वो कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइन। अरे प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन है वो, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं बच्चा वो, क्यों क्यों है प्रतिच्छेदी रेखाएं, क्योंकि उसके बीच में डिस्टेंस 0 है, दो लाइनें हैं जो उनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस 0 है, इसका मतलब वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, तो फॉर्मूला लगाया। बाकी ये एक अच्छा सुंदर चीज है, इसको इसमें ऐसे कन्वर्ट करना ना, आ जाइए। हाँ, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इमेज और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है फ्रॉम ए पॉइंट टू, तो इसका प्रोसेस मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन अपन आगे करेंगे, तो ढंग से ध्यान देख लो। चाहे ये वाला लाइन का इक्वेशन दिया हो आर वेक्टर इक्वल टू, चाहे ये लाइन का इक्वेशन दिया हो और इस पे इस पॉइंट से P से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, ये पॉइंट निकालना हो, या फिर ये वाला लाइन का इक्वेशन दिया हो x - x1 बाई ए, y - y1 बाई बी, ये वाला इक्वेशन दिया हो, इससे इस कोई पॉइंट P से अल्फा बीटा गामा से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना हो, तो दोनों के लिए ही फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना हो, इमेज निकालना हो, लेंथ ऑफ कुछ भी निकालना हो, प्रोसेस यही होगा। स्टेप 1 ये होगा, स्टेप 1 कि पॉइंट क्यू मान लो, इस लाइन पे अगर पॉइंट मानना है तो वो पॉइंट मान सकते हो आप a + लैम्डा, मतलब बेसिकली ये r जो होता है वो पॉइंट ही होता है, प्रूफ में मैंने बताया था r वेक्टर एक पॉइंट ही होता है ना, तो ये एक पॉइंट ही है, तो इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट मानना हो तो यही याद है, और इस लाइन पे कोई पॉइंट मानना हो तो इसको लेमडा के बराबर कर दो, तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो, क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा x1 + a लैम्डा, और y का वैल्यू इसको इसके इक्वल करो, y1 + b लैम्डा, क्लियर है, तो ये पॉइंट आ जाए, तो इस लाइन पे कोई पॉइंट माना हो तो x1 + a लैम्डा, y1 + b लैम्डा और z1 + a। तो पहली चीज ये पॉइंट मान लेना है, स्टेप 1 कंप्लीट है। स्टेप टू में हाउ टू फाइंड लेमडा, अगर लेमडा का वैल्यू आ जाएगा तो अपने पास सब कुछ ही आ जाएगा, लेमडा का वैल्यू आते ही ये पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि ए और बी तो पता है भाई पहले से, तो इसके लिए क्या है देखो, पी क्यू वेक्टर है वो परपेंडिकुलर टू है अपनी लाइन, और अपन ये बोल सकते हैं कि पी क्यू वेक्टर जो है परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के, अरे अपनी लाइन का यही तो है बी वेक्टर, तो फिर क्या करेगा, पी क्यू डॉट बी जीरो करेगा, पी क्यू डॉट बी जीरो करेगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा, लेमडा, ये प्रोसेस है स्टेप 2 का। तो लेमडा मिल गया, एक बार लेमडा आते ही फिर क्यों आ जाएगा, लेमडा अगर आ गया तो क्यू भी आ जाएगा बच्चा, क्योंकि लेमडा का वैल्यू पुट करते ही ए और बी तो पहले से पता थे, क्यू आ जाएगा, यहाँ पे भी क्यू आ जाएगा, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल गया, ये तो क्यू ही आ गया, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ये तो पी क्यू आ जाएगा, भाई अगर लेमडा आ गया तो क्यू आ जाएगा ना यहाँ से, तो ये भी आ गया। अब इमेज निकालने के लिए क्या है, इमेज अगर आप निकालना चाहते हो पी डैश, इसका इमेज अगर पी डैश आप निकाल, तो उसके लिए क्या होगा, पी डैश के लिए फिर क्या होगा, मतलब क्यू मिड पॉइंट होगा,
क्यू क्या होगा, मिड पॉइंट। और मध्य बिंदु होगा किसका, क्यू मध्य बिंदु होगा किसका, पीपी डैश का। तो यहां से आप, अरे बावड़े इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, ये प्रोसेस ही याद रखना पड़ता है। देखिए लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेज और परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो ये प्रोसेस है, ढंग से याद कर लो। इसके फॉर्मूला में लास्ट में इक्वेशन भी आ जाएगा, और आज ही कर लेना आप। 3D फॉर्मेट हो चाहे वेक्टर फॉर्मेट हो, और यहाँ पे दो तीन चीजें बता दी है मैंने बातों ही बातों में। एक तो कि इस पे पॉइंट कैसे मानते हैं, किसी लाइन पे पॉइंट कैसे मानते हैं, इसमें दिया हो तो ऐसे मानते हैं, इसमें पॉइंट कैसे मानते हैं, फिर ये प्रोसेस क्या है, तो पूरा अच्छे से देखो। नहीं समझ में आया सर, बस प्रोसेस देख के रखो, क्वेश्चन आएगा मैं समझा दूंगा। समझ में आ गया, अच्छे से समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझाएगा, क्लियर है। तो हाँ, अगली क्लास में अपन प्लेन बचा है वो करेंगे। तो जो 3D में लाइन की जितने भी क्वेश्चन है वो सब करा दिए हैं, और प्लेन के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हाँ, कुछ कॉमन चीजें प्लेन लाइन में वो तो साथ ही निपटाएंगे, क्लियर है। ओके, थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा हो तो बिल्कुल शेयर, सब्सक्राइब, लाइक आप कर सकते हैं। ओके।